कोर्ट ने साफ किया कि प्रत्येक निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार नहीं है। वो आम भलाई के नाम पर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार छीन लिया है और 46 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर के पिछले निर्णय को खारिज कर दिया है। जस्टिस अय्यर ने फैसला सुनाया था कि सभी निजी स्वामित्व प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले रिसोर्सेज को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत वितरण के लिए राज्य द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट के द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। चलिए जानते हैं पूरे मामले को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो निजी संपत्ति के अधिकारों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फैसला 7-2 के मत से आया है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्स कहकर किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं कर सकती है। यह मामला इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसे 9 न्यायाधीशों की एक बेंच के समक्ष रखा गया। अब केस की पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं कि क्या है केस की पृष्ठभूमि। तो केस की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि मुंबई में 1940 से पहले बने लगभग 16,000 भवन हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं और समुद्र के तट के किनारे पर बसे हुए हैं। यहाँ हवा में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और हर साल भारी बारिश के चलते इन भवनों की स्थिति और भी ख़राब होती जा रही है। ये भवन लगातार रहने लायक नहीं है और अक्सर इनके गिरने से जान माल का नुकसान होता रहता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि मुंबई तब तक मुंबई 7 द्वीपों का समूह था और 20वीं सदी की शुरुआत में एक प्रमुख कपड़ा केंद्र मतलब कॉटन इंडस्ट्री के रूप में विकसित होते जा रहा था, है ना। इंडस्ट्री के बढ़ते से यहाँ पर क्या श्रमिक यानी कि लेबर ज़्यादा आने लग गई, है ना। इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर तेज़ी से भवन बनने लग गया, मतलब घर का निर्माण होने लग गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पर आवास की भारी कमी हो गई, है ना। और बढ़ते किराए को कंट्रोल करने के लिए क्या एक रेंट कंट्रोल कानून पारित किया गया। अब जानते हैं कि इस रेंट कंट्रोल कानून का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, कानूनी विकास 1948 में बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड अधिनियम पारित किया गया रेंट कंट्रोल करने के लिए और प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद 1969 में बॉम्बे रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड अधिनियम आया। 1976 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अधिनियम MHADA लागू किया गया, जिसने कई आवासीय कानून को एकीकृत किया। मतलब जितने भी आवासीय कानून बने हुए थे उसको एक कस्टमाइज वे में किया। अब 1986 में हुआ ये कि MHADA में एक संशोधन अमेंडमेंट के माध्यम से चैप्टर 8A जोड़ा गया, जो कि इमारतों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है कि कैसे गवर्नमेंट उसको अपने पास प्रिक्योर करे और अगर 70% उसमें रहने वाले निवासी इसके पक्ष में हो तो। ये कंडीशन थी। अब MHAD के तहत भवनों को उनकी निर्माण तिथियों के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है सितंबर 1940 से पहले बने हुए भवन। दूसरी कैटेगरी सितंबर 1940 से दिसंबर 1950 के बीच बने हुए भवन और तीसरी कैटेगरी में बांटा गया उन भवनों को जो 1951 से सितंबर 1969 के बीच बने हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि कानूनी चुनौती क्या थी। भवनों के मालिक ने MHAD के चैप्टर 8A की संवैधानिकता को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को दिसंबर 1991 में खारिज कर दिया, जिसके बाद यह मामला विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कई संदर्भ आदेशों के बाद इसे 9 न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष लाया गया। इन पीठ के बीच लाया गया। वो कौन से 9 न्यायाधीश हैं जो इस मामले को देख रहे थे, चलिए जानते हैं। यह मामला 9 न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष था, जिनमें शामिल थे हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हरिकेश राय, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल।
न्यायमूर्ति सतीश शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह। अब न्यायालय ने किन मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों को हम विस्तार से जान लेते हैं। न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे यह थे कि आर्टिकल 31C का मुद्दा था, अनुच्छेद 31C का मुद्दा था। अब 31C क्या कहता है उसको हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 31C का मुख्य ऑब्जेक्टिव यह है कि उन नीतिगत कानून को संवैधानिक सुरक्षा देना जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। उन कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा देना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलोअप करवाते हैं। खास तौर से अनुच्छेद 39B और C का उल्लेख है जो आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का सिद्धांत है। इसमें 39B और C का उल्लेख है जो क्या कहता है, जो कहता है आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के सिद्धांत पर जोर देता है। इसका मतलब यह है यदि राज्य किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर रद्द नहीं कर दिया जाएगा। मतलब ये कि उसे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन मानकर रद्द नहीं कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सरकार एक कानून बनाती है जिसके तहत ज़मीनों का अधिग्रहण, एक्विजिशन किया जाता है ताकि उसे भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं है उन किसानों के उनके पास वितरित किया जाए। अगर यह कानून अनुच्छेद 39B के सिद्धांतों को पूरा करता है जैसे सामुदायिक संसाधनों का वितरण, तो इस कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस दौरान इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि इसके लिए ज़रूरी यह है कि कानून केवल अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए ही बनाया गया हो। मतलब जो कानून बना रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, वो सिर्फ 39B और C को लागू करने के लिए ही बनाया गया हो, किसी और पर्पस के लिए नहीं बनाया गया हो। अब आगे देख लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड दो केस भी हैं। वो क्या थे? केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य। इसके ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को सही ठहराया और कहा कि राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर कानून बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यह स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर तो कानून बनानी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अब मिनर्वा मिल केस में क्या था? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31(3) में किए गए उस संशोधन को अवैध घोषित किया जो आर्टिकल 31C में संशोधन किए थे, उसको अघोषित किया, जो सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिद्धांतों को कार्यान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन से मुक्त करता था। अब वर्तमान स्थिति में केवल 39B और 39C को लागू करने वाले कानूनों को इसकी सुरक्षा का लाभ मिलता है। आगे देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 39B का मुद्दा। अनुच्छेद 39B के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की नीति बनाए, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेस का एक्विजिशन और कंट्रोल इस प्रकार वितरित हो कि वह समाज के सर्वोत्तम हित में हो। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि वो समाज के वेलफेयर के लिए हो। इसका मतलब यह है कि कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनका उपयोग केवल निजी लाभ के लिए ना होकर सामुदायिक हित के लिए भी होना चाहिए। कोई पर्सनल हित नहीं होना चाहिए, उसका सामुदायिक हित के लिए होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय है, तालाब है, जिसका उपयोग एक निजी कंपनी कर रही है अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, यदि सरकार यह मानती है कि इस तालाब या जलाशय का सामुदायिक भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए तो वह इसे एक्वायर कर सकती है ताकि समुदाय को इसका लाभ मिल सके, है ना। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मतलब पब्लिक रिसोर्सेस माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि केवल वे निजी संपत्ति ही सामुदायिक संसाधन हो सकती है जो सार्वजनिक भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यानी ऐसी संपत्तियां जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक हो, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज,
जंगल, जल आदि जिनका सामुदायिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन तभी माना जा सकता है तब वह मौलिक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और समुदायिक यानी समाज के हित के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस तरह अनुच्छेद 39B का उद्देश्य यह है कि समाज के महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग सामुदायिक हित के लिए किया जाए, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि निजी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। मतलब किसी की निजी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो अप करते हुए। अब कोर्ट का निर्णय क्या था, चलिए जान लेते। बहुमत की राय यह थी कि अनुच्छेद 31(3) तब भी वैध है, लेकिन केवल उन कानूनों के लिए जो अनुच्छेद 39B और C को लागू करते हैं। सामुदायिक संसाधनों कम्युनिटी रिसोर्स में कुछ निजी संपत्तियां शामिल हो सकती है, लेकिन वे केवल तब जब वे सामुदायिक भलाई के लिए आवश्यक हो, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो पब्लिक वेलफेयर के लिए। वितरण का अर्थ व्यापक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसमें राज्य अधिग्रहण या पुनर्वितरण शामिल हो सकता है। इसमें राज्य अधिग्रहण या पुनर्वितरण शामिल हो सकता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना का असहमति मत यह था कि उन्होंने कहा कि सभी निजी संसाधन यदि कानून संसाधनों से परिवर्तित किए जाएं तो सामुदायिक संसाधन बन सकते हैं। यह तब हो सकता है जब राज्य राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण या खरीद के माध्यम से इसे अधिग्रहण करें। न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि इस तरह के वितरण केवल सामुदायिक भलाई के लिए होनी चाहिए और संपत्ति का उपयोग केवल सार्वजनिक हित के लिए होनी चाहिए। जो संपत्ति है उसका उपयोग सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए होनी चाहिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे मामले का, इस पूरे केस का, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से निजी संपत्ति मालिकों के अधिकार की सुरक्षा की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से क्या हुआ कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनके मालिकों की संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की, जबकि सरकारों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो सामुदायिक हित पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों को अधिग्रहण कर सके, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस इम्पॉर्टेंट है उसको एक्वायर कर सके। इस फैसले ने एक संतुलन स्थापित किया, मतलब एक संतुलन स्थापित किया जो निजी संपत्ति के अधिकार और जनहित के बीच है, मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार और पब्लिक वेलफेयर के बीच है, उसके लिए एक बैलेंस स्थापित किया। उदाहरण से समझ लेते हैं, यदि सरकार को किसी निजी भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है ना, अगर सरकार किसी निजी भूमि के अधिग्रहण करना चाहती है जो जैसे कि एक जलाशय या पर्यावरण दृष्टि के से महत्वपूर्ण हो, तो वह 39B के तहत इसे सामुदायिक संसाधन मान सकती है। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना, यह भी देखना होगा कि जो अधिग्रहण किया जा रहा है वो सार्वजनिक कल्याण के लिए हो रहा है या निजी संपत्ति के अधिकार का सम्मान करते हुए किया जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए।